तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए। और आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक, कमेंट सब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को ज़रूर बताइएगा कि महाभारत बैच अब आपके लिए सस्ता कर दिया गया है और उसको ज़रूर अच्छी तरीके से वो लोग परचेज़ कर ले, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है? यहाँ पर हम लोग साहित्यिक हिंदी को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, किसको? साहित्यिक हिंदी को अच्छी तरीके से पढ़ें। साहित्यिक हिंदी में ध्यान दीजिएगा आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले 2025 का आदर्श मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो यार यहाँ पर साहित्यिक हिंदी को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा 302 डी आपका ये आपका हो जाएगा और इसमें समय कितना दिया गया है? समय आपको इसमें 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा और पूर्णांक इसमें 100 नंबर का आपका होगा, ठीक है? और प्रारंभ के 15 मिनट आपके लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और प्रत्येक प्रश्न में 2 खंड हैं आपके, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य होगा। ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और चलिए खंड क की बात करते हैं। खंड क में आपके क्या हो जाएँगे, बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएँगे। उन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को चलिए हम लोग देखते हैं बारी-बारी से और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद आपके हो जाएँगे कंकाल के लेखक। कौन हो जाएँगे यार? जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएँगे? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त किस युग के निबंधकार हैं? आपको ये बताना है कौन? बाल मुकुंद कौन? ध्यान दीजिएगा। बाल मुकुंद किस युग के निबंधकार हैं? तो ये आपके हो जाएँगे द्विवेदी युग के निबंधकार आपके हो जाएँगे। किस युग के? द्विवेदी युग के निबंधकार आपके हो जाएँगे, ठीक है? आगे चलेंगे, आगे देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। क्या है? पृथ्वी के सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन हैं? पृथ्वी के सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद आपके हो जाएँगे, ठीक है? आगे चलेंगे, मर्यादा और टुडे के संपादक थे, तो मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद आपके हो जाएँगे। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद आपके हो जाएँगे। इनको ज़रूर कर लीजिएगा यार, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका आपकी कौन-सी हो जाएगी? तो आचार्य महावीर प्रसाद जी द्वारा जो संपादित यानी कि संपादित पत्रिका है वो कौन-सी हो जाएगी? तो कौन-सी पत्रिका है वो आपकी सरस्वती पत्रिका आपकी हो जाएगी। कौन-सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका आपकी हो जाएगी, ठीक है? इसको भी लिख लीजिएगा। वैदेही वनवास काव्य कृति है, तो वैदेही वनवास काव्य कृति है किसकी? महाकाव्य की है। किसकी है? महाकाव्य की काव्य कृति आपका हो जाएगा, ठीक है? आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा? छायावादोत्तर काल के कवि कौन से हो जाएँगे? छायावादोत्तर काल के कवि जो हमारे हो जाएँगे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय आपके हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय आपके हो जाएँगे, ठीक है? आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा? छायोदत्तर काल का समय माना जाता है, कब से कब माना जाता है? जो छायोदत्तर काल का समय माना जाता है, वह कब से कब तक का माना जाता है? आपको ये बताना है, तो कब से कब तक का माना जाता है? सन 1938 ईस्वी से कब से कब माना जाता है? सन 1938 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है? आगे चलेंगे, दीपशिखा के रचयिता कौन है? तो दीपशिखा के रचयिता कौन है हमारी? महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जायसी का पद्मावत किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया है। तो किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए क्या देते हुए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए एक नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। देखिए राष्ट्र आया ना, तो आप समझ जाइएगा राष्ट्र का स्वरूप आपका चैप्टर है। या राष्ट्र आया, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य के युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया गया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कल्पना का बंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और क्या करा है? भूमि और जन, साथ ही साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति में विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है आपका, ये हो जाएगा, ठीक है? ये कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त संदर्भ आपको लिखना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ मैंने आपको बताया। राष्ट्र आ जाए तो राष्ट्र का स्वरूप और लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल आप कर दीजिएगा। तो आपको यह गद्यांश लिख देना है। गद्यांश प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित निबंध और राष्ट्र का स्वरूप से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल आपके हो जाएंगे। ठीक, आगे रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं?
लेखक कहते हैं कि मनुष्यों ने युगों-युगों से जिस सभ्यता, जिन परंपराओं का निर्माण किया है, वह राष्ट्र के निवासियों के लिए उनकी प्रश्वास की तरह है, अर्थात जिस प्रकार किसी प्राणी के लिए श्वास का आवागमन किसका? श्वास का आवागमन महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के लिए संस्कृति और सभ्यता ही उसकी क्या होती है? पहचान, उसका महत्वपूर्ण आधार है। संस्कृति के अभाव में राष्ट्र के अस्तित्व पर, राष्ट्र की मूल्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ठीक है? आपका ये हो जाएगा। आगे चलेंगे। बिना संस्कृति के किसी राष्ट्र के जन कल्पना भी नहीं की जा सकती और वास्तव में संस्कृति के बिना जनकंबंध राक्षस के समान शीश रहित शरीर के समान है और संस्कृति मनुष्य के लिए मनुष्य द्वारा निर्मित वह व्यवस्था है जिसके आधार पर मानव के अस्तित्व एवं राष्ट्र के अस्तित्व से संबंध रखने वाली व्यवस्था, विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं, मूल्यों, रीति रिवाजों आदि एक से दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है और जिससे सामूहिक राष्ट्र की जीवन जनजीवन संभव हो पाता है। संस्कृति ही हमें एक दूसरे के साथ क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, कुशलता पूर्वक रहने के लिए आवश्यक व्यवहार आचरण अपनाने का रास्ता बताती है। संस्कृति एवं क्या है, अभ्युदय उन्नति का तात्पर्य है उस राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क का विकास, तभी राष्ट्र की उन्नति संभव हो पाती है। ठीक है ना? और ध्यान दीजिएगा। और अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो राष्ट्र का तीसरा अंग आपका क्या हो जाएगा? जन संस्कृति है। क्या है? ये जन संस्कृति आपका हो जाएगा। ठीक है ना? क्या है? जन संस्कृति आपका हो जाएगा। बिना संस्कृति के जन की कल्पना क्या है? तो बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। ठीक है ना? कबंध मात्र है। राष्ट्र के समग्र रूप में किस किस का योगदान है? तो राष्ट्र के स्वरूप में भूमि, जन और जन की संस्कृति का योगदान है। आपका ये हो जाएगा। अथवा में ध्यान दीजिएगा। अथवा में क्या लिखेंगे? एक और आपका दे रखा है, क्या दे रखा है? यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है, वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की जोत है, जागरूक जीवन की और लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। ठीक। अब इसका गद्यांश लिखना है। गद्यांश आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक खंड में संकलित रॉबर्ट नर्सिंग होम से नामक रिपोर्ट क्लास से अवतरित है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कौन हो जाएंगे? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर आपके हो जाएंगे। इसको आप लिख दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। ध्यान दीजिएगा। चलिए व्याख्या करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कर रहे हैं कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक को वृद्ध परिचारिकाओं को देखकर आश्चर्य होता है और वे सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यह कौन से दीपक की ज्योति है जो स्वयं प्रज्वलित होकर संपूर्ण मानवीय परिवेश को प्रकाशित कर रही है, आनंदित कर रही है। और क्या कर रही है, जो जितनी अधिक वृद्ध नर्स है वह उतनी ही सेवापरायण जीवन जीने वाली है, सक्रिय है, वह जीवन के अंतिम चरण में भी मुस्कान से खिली हुई एक अलौकिक तेजपूर्ण है। ठीक है, ये सब किसी लक्ष्य को केंद्रित सेवा परायण जीवन के प्रकाश को बिखेरने वाले प्राणियों का समूह है। आत्मविश्वास से पूर्ण इन वृद्ध नर्सों का जीवन एकाग्र साधना का जीवन है। यहाँ रहने वाली नर्सें प्रायः अलग अलग देशों की हैं, इनकी भाषाएं भिन्न भिन्न हैं और किंतु इनके मन में जलने वाली प्यार और सेवा की ज्योति अत्यंत अद्भुत है, जो मृत प्रायः रोगी के मन में भी जीवन की आशा और विश्वास जागृत करती है और यही सबके लिए समान और सर्वोत्तम है। ठीक है, और देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। 3 नंबर देखिए क्या है आपका, यहाँ किस दीपक की ज्योत है, इस पंक्ति में क्या निहित है? प्रस्तुत पंक्ति का भाव है लोगों के हृदय में जीवन के प्रति आशा आकांक्षा उत्पन्न कर रहे, उन्हें अपने रोग से संघर्ष कर विजय प्राप्त करने वाला त्याग स्नेह समर्पण के किस दिव्य दीपक का प्रकाश जो इस नर्सिंग होम की नर्सों का जीवन है। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। 4 नंबर देखिए, लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत से क्या तात्पर्य है? तो स्वस्थ सबल जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्यों को दिखाने वाली नर्स रूपी ज्योति लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत है। ठीक है, तो आप ये करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हो जाएगी। सभी लोग बस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। भाषा के भेद क्या करा है? भाषा के भेद रहेंगे भी, यह ज्योत विश्व के सर्वोत्तम ज्योत है। इस वाक्य में भाव लिखिए। तो इस वाक्य का भाव है कि संसार में भाषा के कारण लोगों में भेदभाव का आचरण,
है। ये भेदभाव की जटिल समस्याएँ इसी प्रकार रहेंगी, परंतु इन सभी के भेदभाव और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर लोगों को अपने त्याग, स्नेह, समर्पण, सेवा भाव से स्वस्थ, सबल और निरोग जीवन देने की नर्स रूपी ज्योति संसार की सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ ज्योति आपका हो जाएगा। अब देखिए पद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके हो जाएँगे, क्या हो जाएँगे? तू देखेगी जल तन को, जा वही तदकता हो, होंगे लेने होंगे लो लेने यहाँ पर नयन उसके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और नीले फूले कमल दल सी गात सी श्यामत है, पीला प्यारा वसन कुटी में पहने बर्फीला, छूटी काली अलख मुख की क्रांति को बढ़ाती, सद्रस्त्रों से नवल तन की फूटत छी प्रभा है। पद्यांश आपको संदर्भ लिखना है। तो किससे लिया गया है ये? पवन दूतिका से लिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, शीर्षक से अवतरित है। इसमें द्विवेदी युग के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास नामक प्रसिद्ध महाकाव्य से क्या है? संकलित है। और रेखांकित इसकी व्याख्या आपको करना है। संकेत नीले फूले सी प्रभा में क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत रेखांकित इसमें श्री कृष्ण के वियोग से पीड़ित सी राधिका जी का पवन स्पर्श कर उससे वार्तालाप करती हैं। कहती हैं कि क्या कहती हैं? व्याख्या में प्रस्तुत रेखांकित इसमें कवि कहते हैं कि विरहणी राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, खिले हुए नील कमल के पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान उनके शरीर की श्यामल कांति है, अर्थात उनका सांवला रंग ऐसा मनोहर है जैसे नील कमल के पुष्पों का समूह हो। वे मेरे प्रभु अपने शरीर पर क्या कर रहे हैं? मेरे शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। उनके माथे पर लटकती बालों की घुंघराली लटें उनके उनके मुख की शोभा को और अत्यधिक बढ़ाती है, और उनके सुंदर भव्य वस्त्रों से उनके तेजस्वी सौंदर्यपूर्ण शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर सौंदर्य फैलाकर वातावरण को अत्यंत मनोहर और आकर्षण बना रही है। पद्यांश की बात करेंगे, पद्यांश में राधा जी ने तद्मता किसे कहा है? तो आपको करना है, राधा जी ने तद्मता पवन दुरूपी दूतिका को कहा है। श्री कृष्ण के नेत्रों की आकृति कैसी होगी? श्री कृष्ण के सलोनी नेत्रों में ज्योति उत्कीर्ण होगी। और श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता कैसी है? तो श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता कैसी है? खिले हुए नील कमल के समान है। एक झटका सा लगा सहर्ष निखरने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव से लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु किससे लुटे से निखेरे लगे हैं? तो श्रद्धा की मोहक छवि को देखकर मनु लुटे से निखरने लगे हैं। ठीक है। कुतूहल क्यों मौन नहीं रह सका? श्रद्धा को देखकर मनु अपने मन में वश में न रख सका और अपने श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कुतूहल जाग उठा। चंद्रिका से में लिपटा घनश्याम से क्या तात्पर्य है? जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा हो, ठीक है ना। आपका जो कांग्रेस की भावार्थ लिखिए, भावार्थ में क्या हो जाएगा? जब मनु ने कुतूहल वश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण, क्या ध्यान दीजिएगा, उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण क्या हुआ? कि श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई है, ठीक है, और दिखाई दी। वह अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। क्या था? अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था, और जो उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। प्रश्न 5 की बात करेंगे। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा? श्रद्धा मनु। और पाठ का नाम क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको देना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आपको कर देना है, हरिशंकर प्रसाई, दो में से किसी को करना है। चलिए, और जितने लेखकों को मैंने हम लोगों ने कराया है ना, बस उन्हीं में से आएँगे और ज़्यादा आने वाले नहीं हैं, ठीक है? तो बस आपको इसी तरीके से पढ़ते रहना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो यार आप मुस्कुरा कर पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है ना? आप मुझे मत कहिएगा सर गुस्से में नहीं हूँ, आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? चलिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब होता है? ध्यान दीजिएगा। जन्म एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में मथुरा के निकट नगला चंद्रभान फरम में 25 सितंबर सन 1916 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित भगवती प्रसाद उपाध्याय जलेसर रोड स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। इनकी माता श्रीमती राम प्यारी देवी एक घरेलू महिला थी। कुछ समय बाद इनके पिता का निधन हो गया और उन्हें अपने नाना के की घर घर गुड़ की मड़ई गुड़ की मड़ई फतेहपुर सिकरी रहने लगे।
9 वर्ष की आयु तक उपाध्याय जी की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। सन 1934 ईस्वी में उन्होंने हाई स्कूल सर्वोच्च अंकों से इंटरमीडिएट 1936 ईस्वी में सर्वोच्च शिक्षा अंकों में उत्तीर्ण किया। 1937 ईस्वी में बीए की पढ़ाई कानपुर से तत्पश्चात एमए अंग्रेजी के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिया। प्रथम वर्ष में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, लेकिन मेरी बहन की बीमारी व्यस्तता के कारण आगे परीक्षा नहीं दे सके। इलाहाबाद में उन्होंने बीटीसी की। सन 1942 में संघ प्रचारक होने के नाते इन्होंने शेष जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। इन्होंने लाखों लोगों को स्वयं सेवक बनाया। ये निश्चल एवं मधुर व्यवहार से अजात शत्रु कहलाए। 11 फरवरी सन 1962 ईस्वी में लखनऊ से पटना जाते हुए मुगल सराय स्टेशन पर रहस्यमय परिस्थितियों में परलोकवासी हो गए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। रचनाओं की बात करेंगे, दीनदयाल उपाध्याय प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। राष्ट्र जीवन की दिशा, लोकमान्य तिलक की राजनीति संघ, सिद्धांत और नीति, जीवन का ध्येय, शंकराचार्य, हमारा कश्मीर, अखंड भारत और भारतीय आपका हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रधारा का पुण्य प्रवाह, भारतीय राष्ट्रनीति, विकास और दिशा तथा पॉलिटिकल डायरी आदि आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ रत्नाकर और मैथिली शरण गुप्त। आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कर देना है। चलिए इनको कर लेते हैं। छायावादी प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में सुघनी सुघनी साहू वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पितामह दादाजी श्री शिवरत्न साहू और पिता पिता श्रीमती प्रसाद देवसी देवी प्रसाद समृद्ध व्यापारी थे, लेकिन माता पिता और बड़े भाई के देहावसान के कारण इन्हें अल्पायु में ही व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों को वहन करना पड़ा। कवि प्रसाद ने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृति आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी कवि प्रसाद जी ने काव्य रचना, ध्यान दीजिएगा, काव्य रचना की प्रेरणा को जीवित रखा। अत्यधिक विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए युगस्त्रष्टा साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का देहावसान 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गया। इनकी रचनाएं कवि प्रसाद जी की एवं काव्य गद्य की रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य रचनाएं कामायनी, आंसू, चित्राधार और लहर, झरना, कानन और कुसुम प्रेम पथिक आदि आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, कम समय में ज्यादा जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे चलेंगे, गद्य रचनाओं की बात कर लेते हैं। गद्य रचनाएं आपके लिए कौन कौन सी हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। तो गद्य रचनाएं आपके लिए क्या हो जाएंगी, नाटक में चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त आपका हो जाए, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त आपका हो जाएगा। अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, प्रायश्चित आदि आपका हो जाएगा। उपन्यास में इनका कौन कौन सा उपन्यास, कंकाल हो जाएगा, तितली, इरावती अपूर्ण है आपकी। कहानी की बात करेंगे, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ममता आदि आपका हो जाएगा। और निबंध संग्रह में काव्य और कला आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिए। कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी मैंने आपको बताया कि समीक्षा दीजिए। बहादुर कहानी आपको पिछले ही प्रैक्टिस सेट में मैंने करवा दिया था। ठीक है, ये आप कर लेना अच्छी तरीके से। तो हर में आपको पढ़ना जरूरी नहीं है। बहादुर कहानी देखिए बहुत बार हो चुका है, इसको आपको जरूर कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मत, अथवा बहादुर कहानी के नायक मुख्य पात्र दिल बहादुर का चित्रण भी आपका हो गया है। ठीक है ना, ये सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, क्योंकि बार बार मार खाने के बावजूद भी वह वहां से नहीं जाता था और अपने काम में मगन हो जाता था। ठीक, तो बहादुर कहानी का आप कर लीजिएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि ये सेम है। अब देखेंगे उसके बाद खंड काव्य आता है ना, वो आपको जिले के अनुसार करना है। ठीक है ना, जिले के अनुसार करना है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिए। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजानम पूर्वन मत्स्या आनंदम, ये आप कर लीजिएगा। शंकुने सुमण हसम तस्य पुनः सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता दुहिता हंसो पोतिका अतीव रूपवती आसीत, स तस्यै वरम दात यत् सा आत्मनि निश्चित रूपितम स्वाभिमन विडियात इति हंसराज तस्यै वरम दत्वा हिमवती शकुनी संधे संज्ञात आपका हो जाएगा। नाना प्रकारा हंस मयूदय और क्या हो जाएगा, शकुनिगणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्यपतन हंसराज आत्मन
चिरुतितं स्वाकितम् आगत्य विडुयात् इति दुहित रमादित्यसः सा सा शकुनी संगंधे अवलोकयन्ती वडग्रीवम चित्र क्या हो जाएगा यहाँ पर चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्टवा अयम में स्वाभिमुखो भवतु इत्यभाषात् इत्यभाषत मयूरः अदापि तावन में बलम न पश्यसि इति अति गर्वेण लज्जावाक्य व्यक्ता तवन तवन्म अहत हतः और शकुनि संघस्य मध्यै पश्चौ प्रसार्य नर्ति कुमारब्धवान् नृत्यं नृत्यं चा प्रतिश्चन्नोऽभवत् सुवर्ण राजहंस लज्जित अस्त नैव ही अस्ति न ब्रह्मांड समुत्थाने। ठीक है, लज्जा नास्मयी गत गतत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि इत्य कथत आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत जिसका जातक कथा के नाम से लिया गया और नित्य जातकम शीर्षक से अवतरित है। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चौपाइयों ने सिंह को राजा बना दिया और मछलियों ने आनंद मछली को एक पक्षियों में सुवर्ण हंस को राजा बनाया। उस सुवर्ण राजहंस पुत्री रंजपोतिका राजकुमारी अत्यधिक रूपवती थी। उस हंसराज ने उसे हंस कुमारी वर दिया था। वह अपने मनोनुकूल पति का वर्ण करे। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को इकट्ठा किया। विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिलातल एकत्र हुए। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति को चुने और उसने पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए नीलमणि के रंग की गर्दन और विचित्र रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा कि यह मेरा स्वामी हो। मोर ने यह कहते हुए कहा कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, अर्थात अभी तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा। कहाँ है? बड़े गर्व से निर्जलता पूर्वक बड़े भाई पक्षी समुदाय के बीच पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया और नाचते हुए नग्न हो गया। सुमन राजहंस ने लज्जित होकर कहा कि इसे न तो संकोच है और न पंखों उठाने में लज्जा है, इस निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा कहा। ठीक है, और ये दूसरा नंबर वाला आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये जरूर कर लीजिएगा दूसरा नंबर वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ये कर लीजिएगा पंचशीलमती शिष्टाचार विषय का सिद्धांता महात्मा गौतम बुद्ध से आपका लिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पंचशील सिद्धांत से लिया गया नामक शीर्षक से उद्धृत अवतरित है। इसमें बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांतों को बताया गया है। ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहा गया का मानव जीवन पर राष्ट्र जीवन में महत्व स्वीकार किया गया है। अनुवाद की बात करेंगे, आप लिख लीजिएगा। पंचशील शिष्टाचार विषय से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक इन पांचों सिद्धांतों को अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, इसलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकार किया गया। यह सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना और ब्रह्मचर्य। ये आप लिख लीजिएगा। इसको आप मैं आपको बताता हूँ एक बार, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं। ठीक, कहेगा महात्मा गौतम बुद्ध एतान पश्चम्भी सिद्धांताम पंचशीलमती नामना स्वशिष्यान शास्ति अस्म अतएवायाम शब्द आधुन्यापि तथैव स्वीकृत। इसे इनमें सिद्धांता जैसे कर्मेण एवं संति, अहिंसा, सत्यम आपका हो जाएगा, अस्तेय, अप्रमाद और ब्रह्मचर्यम इति आपका हो जाएगा। ठीक, ये आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, श्लोक का आपको कर लेना। श्लोक भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भाग के सुभाष रत्नानि पाठ या शीर्षक से उद्धृत है। इसमें जीवन दर्शन संबंधी सुभाषित समझाए गए हैं। ये आपको कर देना है। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अनुवाद की बात करेंगे। सभी भाषाओं में मधुर मुख्य दिव्य और दिरवाणी है। निश्चित ही उसका काव्य मधुर है तथा उसमें भी अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन या सूक्तियां आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आपको देखना है। मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत। मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयाग नगरे अभवत, प्रयागराज में हुआ था। हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक का आसित। हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक कौन थे? हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक मदन मोहन मालवीय आसित। हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो मदन मोहन मालवीय थे। ये आप कर दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, महामना मालवीय सर्वोच्च गुणम का आसित। उनका सर्वोच्च गुण क्या था? जन सेवा, जन उन्हीं लोगों की सेवा करना ही उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण था। वाराणसी काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम कह अकरोत।
तो कहाँ पर है आपका, ये कहाँ पर हो जाएगा, संस्थापन मालवीय अकरोत में। किसने किया था, मालवीय ने किया था। अब आपका आता है अद्भुत रस, और उसका लिखकर उदाहरण आपको देना है। तो किसी काव्य या कविता को पढ़कर और सुनकर आश्चर्य के मन में विस्मय यानी कि आश्चर्य नामक स्थायी भाव जागृत हो, विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से अद्भुत रस की उत्पत्ति प्राप्त करती है। ठीक है, ये आप कर देना है। उसके बाद रूपक अलंकार की बात करेंगे। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो रूपक अलंकार एक बार फिर से हो चुका है, दोबारा आपका हो रहा है। ठीक है, चलिए रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ है रूप धारण करना, एकता। जहां काव्य का कविता में उपमेय में उपमान की पूर्ण समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर चरण कमल बंधव हरिराई, इसमें आपका हो जाएगा। अब देखेंगे, अब आपको आता है एक विषय पर आपको लिखना है निबंध। बढ़ती जनसंख्या आपको हो चुका पीछे। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक का योगदान, और भारत में आतंकवाद की समस्या और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। ये तो हर एक बच्चा कर लेगा यार, इसमें किसी को कुछ सोचना ही नहीं है, किसी को कुछ सोचना ही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से करना है। जैसे इसमें क्या होता है, शिक्षक को समाज में आधार स्तंभ माना जाता है। वह न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह देश के भविष्य को आकार देता है। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो युवाओं को देश की संस्कृति, मूल्य और आदर्शों से परिचित कराता है और उन्हें राष्ट्र के प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। और शिक्षक का प्राथमिक कार्य शिक्षा देना है, लेकिन उसकी भूमिका इससे कहीं अधिक व्यापक है। वह विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों, अनुशासन, सहयोग और समर्पण की भावना सिखाता है। ये गुण केवल व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है, बल्कि राष्ट्रीय विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक की विद्यार्थियों में समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें देश की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तैयार करता है। इसको आप अपने से भी लिख सकते हो कि इसमें आप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? और इसमें देखिए शिक्षक क्या-क्या चीज़ें करता है, शिक्षक क्या करता है, ज्ञान का प्रसार करता है। इसमें लिख दीजिए ज्ञान का प्रकाश कैसे करता है, आपको पढ़ाकर करता है। नैतिक मूल्यों का विकास करता है कि आपको नैतिक मूल्यों के बारे में बताता है, कैसे आपको रहना है, कैसे चलना है, ठीक है? और समाज में कैसे जीना है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है कि आप राष्ट्र में हैं, तो मिल-जुल कर एक समान रहें अच्छी तरीके से, ये भी आपका हो जाएगा। युवाओं को शिक्षा देना, युवाओं को शिक्षा देते ही हैं, सामाजिक जागरूकता फैलाना और राष्ट्रीय गौरव की भावना यह करता है। और वैज्ञानिक और तकनीक का विकास करता है। क्या करता है? वैज्ञानिक तकनीक का विकास करता है, ठीक है? और निष्कर्ष की बात करेंगे, निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष के रूप में शिक्षक का राष्ट्र का निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह न केवल ज्ञान का प्रसार करता है, बल्कि युवाओं को एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी मदद करता है। शिक्षक के बिना राष्ट्र की प्रगति असंभव है, इसलिए समाज और सरकार को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा सके। ठीक है, उसके बाद अ, झला जस शशि में संधि में कौन सी है? लव धन ध आपका हो जाएगा क्या? झला क्या हो जाएगा? झलांजस में शशि में शशि कौन सी संधि है? तो लव धन ध आपका हो जाएगा। भगवान भवनम में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भो धन अनम आपका हो जाएगा। उपोषति का संधि विच्छेद उपोष धन इति हो जाएगा। राजमहल में समास तत्पुरुष समास। परमेश्वर में समास आपका कर्मधारय समास। त्रिवेणी में मतलब द्विगु समास, जहाँ संख्या वाली बात आ जाए। अब देखिए सूखा पीड़ितों के लिए सहायतार्थ अपने द्वारा संचित धनराशि को यथागत पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए, ठीक है ना? और जैसे कि सूखा पीड़ित हो गया है तो अपने द्वारा जो संचित धन, आपके पास कुछ धन है, उसको आप उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जिलाधिकारी को एक पत्र आपको लिखना है। क्या लिखना है? सेवा में श्रीयुत जिलाधिकारी महोदय, इलाहाबाद, दिनांक आपको डाल देना है। और हर में आपको मैंने ये बताया, ठीक है? और विषय क्या है? सूखा पीड़ितों को संचित धनराशि पहुंचाने के संबंध में। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि सूखा पीड़ितों को सहायतार्थ हम लोगों ने अपने आसपास के क्षेत्रों से लोगों द्वारा दी गई दान स्वरूप कुछ धनराशि एकत्र की है, जिन्हें उन लोगों तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। अतः आपसे आग्रह है कि आप हमें इस बात से अवगत कराने की कृपा करें कि हम किस प्रकार किए गए धन को सूखा पीड़ितों तक पहुंचा सकें। हम आपके सभी का अत्यंत आभारी रहेंगे। ठीक, इतना आपको करना है। उसके बाद धन्यवाद लिखना है, दिनांक डालना है, प्रार्थी ये आपको लिख देना है, अनंतपुरम संबंध निवासी। पठितव्य में शब्द प्रत्यय आपका तव्यत प्रत्यय, कृतम शब्द में प्रत्यय आपका क प्रत्यय, और भूत में अक्त प्रत्यय आपका ये हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सॉल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।